नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी सरकार में एक नारा बहुत चलता है, 70 साल में पहली बार। जो कुछ वो करते हैं वो कहते हैं 70 साल में पहली बार। इस बार जब संसद शुरू हुई, शपथ ग्रहण वगैरह हो रहा था, उस समय देखा हमने कि विपक्ष के तेवर क्या थे। सबके हाथ में संविधान था, बड़ी आक्रामक मुद्रा थी और जो मोदी जी चुनाव से पहले पूछ रहे थे कौन राहुल, उन्होंने ऊपर जाकर शपथ ग्रहण लेने से पहले बाकायदा नमस्कार किया उस तरफ जहां राहुल गांधी और अखिलेश बैठे हुए थे। हालांकि व्हाट्सएप ट्रॉल यहां पर भी कम नहीं थे, यहां पर भी उन्होंने तमाशा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब जनगण मन हो रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था, तो संसद के बाहर थे। बाद में फोटोग्राफ आई जिसमें पता चला कि वो अंदर ही थे। इस तरह के तमाशे वो करते रहते हैं। लेकिन कल का सदन जो था वो ये बता रहा था कि किस तरह से कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष जब इस बार ताकतवर है, 234 लोग उसके पास हैं, तो संसद का चेहरा थोड़ा बदला बदला लग रहा है। पहले भी हुआ ये कि प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात आई। कांग्रेस के डी सुरेश जो थे वो सबसे सीनियर सांसद थे और एक परंपरा रही है कि जो सबसे सीनियर सांसद होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उनका काम जो होता है वो तब तक का होता है जब तक स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। अब स्पीकर को लेकर आप जानते हैं मारामारी चल रही थी। जेडीयू तो पहले ही मान गई थी, त्यागी साहब का बयान आ गया था, लेकिन टीडीपी के साथ उठापटक चल रही थी। राजनाथ सिंह के घर पर लगातार मीटिंग्स चल रही थी और हमने आपको परसों जब अशोक वानखेड़े से बात कर रहे थे तो आपको बताया था कि उम्मीद है कि ओम बिरला का नाम ही सामने लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। अब जिस ओम बिरला ने विपक्ष के 149 से अधिक सांसदों को निलंबित किया हो, निलंबित करा के एक से एक कानून पास कराए हों, बिल्कुल सरकार की लाइन पर चले हों, उनको इतना तो बनता है कि उनकी स्वामी भक्ति का इतना इनाम उनको दिया जाए, पार्टी भक्ति का इतना इनाम दिया जाए। तो टीडीपी को भी फाइनली मना लिया गया। हालांकि टीडीपी को शायद अब याद भी नहीं है कि किस तरह से उसके सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया था। आगे भी ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि टीडीपी मान गई है और ओम बिरला का नाम सामने आया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खेल था। मैंने आपको कहा था 70 साल में पहली बार। अक्सर होता यह है कि संसद में जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसका स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है वो विपक्ष को दिया जाता है। हमेशा यही परंपरा रही है। आजाद होने के बाद 1952 में जब विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं था तो भी यह परंपरा निभाई गई और आज तक यह परंपरा निभाई जा रही है। तो 70 साल में पहली बार यह हुआ कि चुनाव की नौबत आ गई, क्योंकि मोदी जी कोई परंपरा निभाने वाले नहीं हैं। कल उनका बयान आया था, आप सब लोगों को याद होगा कि सत्ता केवल मत से, बहुमत से नहीं चलती है। सत्ता चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सहमति से लेकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपको प्रोटेम स्पीकर बनाना था तो उस समय आपने परंपराएं नहीं निभाई, किसी को साथ नहीं लिया। कांग्रेस के डी सुरेश साहब जो सबसे सीनियर थे उनको आपने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। उसके बाद जब स्पीकर का चुनाव होना था तो राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने बात की और कहा कि आप हमारे स्पीकर को समर्थन दीजिए ताकि चुनाव की नौबत ना आए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, आप परंपरा निभाइए, अध्यक्ष आपका होगा, उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा, यह परंपरा आप निभाइए तो हम हर तरह से आपका समर्थन करेंगे स्पीकर के मामले में। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि ठीक है, हम आपको फोन करेंगे। अब फोन तो राजनाथ सिंह क्या करेंगे? राजनाथ सिंह को मोदी जी से पूछना होगा, अमित शाह से पूछना होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी मामले में मानने वाले नहीं हैं। वो इस बात को एकदम नहीं मान सकते थे कि डिप्टी स्पीकर जो हो वो विपक्ष का हो। जो हुआ उसके बारे में राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया, वो बयान सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो फोन कभी नहीं आया।
जो परंपरा रही है उस परंपरा को उन्होंने नहीं निभाया। तो 70 साल में पहली बार तो ये नहीं है, इसके पहले भी 2014-19 में उन्होंने परंपराएं नहीं निभाई हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन 70 साल में पहली बार यह हुआ कि इस बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। मोदी जी ने गेम अच्छा खेला था कि लटकाए रखो, फोन करो मत, वो इंतजार बेचारे करते रह जाएंगे, अपना कैंडिडेट दे नहीं पाएंगे, फिर स्पीकर भी अपना बना लो। जब कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा खिलाफ में तो स्पीकर भी अपना बन जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी अपना बन जाएगा। लेकिन समय सीमा खत्म होने से आधे घंटे पहले आज विपक्ष ने डी सुरेश, वही डी सुरेश जो 8 बार के सांसद हैं, दलित हैं और केरल से आते हैं, जिनको कायदन प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया स्पीकर का। इसका मतलब 70 साल में पहली बार जो मोदी कल सहमति से चलाने की बात कर रहे थे, और कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मोदी जी सहमत से सरकार चलाना आपके बस की बात है नहीं। तो जो मोदी कल सहमत की बात कर रहे थे, 70 साल में पहली बार उन्होंने ऐसे हालात बनाए कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। आखिर स्पीकर के लिए चुनाव क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण है, लोकतंत्र में परंपराओं का भी उतना ही मान्यता है, परंपराओं का भी उतना ही महत्व है जितना नियमों और कानूनों का। देखिए, स्पीकर की जो कुर्सी होती है वो माना जाता है कि असंबद्ध कुर्सी है, यानी उस कुर्सी पर जो बैठ गया वो सबको एक निगाह से देखता है, उसको नियमों कानूनों के हिसाब से सदन चलाना होता है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं रह जाता है। तो जो भी संसद का अध्यक्ष बनता है, स्पीकर बनता है, लोकसभा स्पीकर जो भी बनता है, उसका काम होता है कि बिना किसी पार्टी के बारे में सोचे, बिना कोई पक्ष लिए सरकार चलाए। अब मोदी जी के शासन में यह हो जाए संभव नहीं है। हमने देखा है ओम बिरला जी ने पिछली बार क्या किया है, हमने देखा है संसद कैसे चली है कि बोल राहुल गांधी रहे हैं, कैमरा किसी और के चेहरे पर है, टाइम नहीं दिया जा रहा है, बार बार टोका जा रहा है, और सबसे अंत में हमने देखा कि कैसे 150 के आसपास सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वो भी 70 साल में पहली बार हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विपक्ष के इतने सांसदों को एक साथ निलंबित किया जाए। तो ओम बिरला साहब हो या भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोग हों, वो चाहे राज्यपाल बन जाएं, चाहे वो स्पीकर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, गाते वो अपनी पार्टी की हैं, करते अपने पार्टी की हैं, नियमों कानूनों से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता है। अब अगर डिप्टी स्पीकर होता विपक्ष का, तो जब स्पीकर चेयर पे नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा, और डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष का होता तो वो फिर ओम बिरला की तरह व्यवहार तो नहीं करता। और मोदी जी को पूरा संसद अपने कब्जे में चाहिए, भले उनके पास बहुमत नहीं है। पैसा बहुत है तो पैसा बांटकर राज्यों को पैसा देने का वादा करके टीडीपी और जेडीयू को भले उन्होंने पटा लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये तो सच है कि उनके पास बहुमत नहीं है। अब बहुमत नहीं है और सहमति से अगर वाकई चलाना चाहते, कल जो उन्होंने कहा था उसमें कोई भी दम होता कि संसद सहमत से चलनी चाहिए, तो कांग्रेस का यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था कि भाई स्पीकर आपके बन जाए, डिप्टी स्पीकर हमारे बन जाए, चुनाव की नौबत ना आए और कायदे से संसद चले। लेकिन मोदी जी सहमति से चलने वाले व्यक्ति तो है ही नहीं। वो तो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और उसके लिए कभी भी संसद की नियमों कानूनों परंपराओं की बात नहीं करते हैं। आज सुबह से सारे लोग लगे हुए हैं इमरजेंसी को याद करने में। अरे भाई, इमरजेंसी बीते 50 साल हो गया। मैंने सुबह एक सवाल पूछा था, डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, कि अगर आज राहुल गांधी अग्निवीरों से कहें और अग्निवीरों के बहाने सेना से कहें कि आप विद्रोह कर दीजिए सरकार के खिलाफ, अगर नीट और बाकी के स्टूडेंट से कहें कि संसद को घेर लीजिए, अगर ये सब होने लगे तो आज क्या होगा? अगर आज बनारस के जो डीएम हैं वो मोदी जी के चुनाव को चुनौती दे दें और हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर दे, कहे मोदी जी चुनाव अब लड़ ही नहीं सकते हैं, यहां से चुनाव हार गए हैं, तो आज मोदी जी क्या करेंगे? आप भी जानते हैं क्या करेंगे। इमरजेंसी तो उससे बहुत कम थी। ये सारा कुछ जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था, छात्रों से अपील कर रहे थे संसद घेरो, सेना से अपील कर रहे थे विद्रोह कर दो, नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा जी ने बैंक का, तो पूंजीपति नाराज थे। 1971 में अमेरिका की मर्जी के खिलाफ बांग्लादेश बनाया था तो रिचर्ड निक्सन बड़ा नाराज था, CIA बहुत नाराज थी, और एक किताब आई थी जिसने ये कहा था कि मोरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो CIA के एजेंट थे।
क्या क्या कहानियां थी, बहुत डिटेल कहानियां थी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। और इमरजेंसी होने के बावजूद कम से कम उन्होंने जब चुनाव कराए तो बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव कराए, जनता ने उनको सजा दी, सजा भुगती उन्होंने। उसके बाद ये लोग आपस में लड़ भिड़ के किनारे हो गए, तो फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सत्ता में आई। और इमरजेंसी तो कम से कम संविधान के अंदर की चीज थी, संविधान के बाहर की चीज नहीं थी। तो 50 साल पहले का इमरजेंसी सब याद कर रहे हैं। आज का किसी को याद नहीं आ रहा कि संसद की एक स्थापित परंपरा को तोड़कर आपने विपक्ष को पहले ही दिन, संसद शुरू होते ही विपक्ष को धोखा देने की कोशिश की। कहा कि हम पलट के फोन करेंगे और कोई फोन नहीं किया डिप्टी स्पीकर के बाबत। ये खेल खेलते रहे कि विपक्ष फोन का इंतजार करता रहे, अपना व्यक्ति ना दे, अपना उम्मीदवार ना लड़ाए और बिना चुनाव के आपके स्पीकर बन जाएं। ये तो आपने संसद के पहले दिन ही कर दिया। अब खेल मजेदार है। संख्या के आधार पर देखें तो ओम बिरला की जीत तय है, क्योंकि एनडीए के पास इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें हैं। ये तो है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन दो तीन चीजें बहुत मजेदार हैं। अभी चीफ विप जो होते हैं, जिनका विप जारी होता है और विप का उल्लंघन करने वाला कोई सांसद जो है उसको पार्टी से और संसद सदस्यता दोनों से निकाला जा सकता है, वो चीफ विप अभी कहीं है नहीं, उनका अभी घोषणा किसी पार्टी ने नहीं की है। तो अभी जो संसद अगर अपने मन से किसी और को वोट देना चाहें तो उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। यानी हर सांसद, हर एमपी अपने हृदय की पुकार पर वोट दे सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्टी लाइन को फॉलो करे, नंबर 1। नंबर 2, सुरेश साहब जैसा मैंने बताया वो दलित हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष ये कहेगा कि अब देखते हैं कि टीडीपी, जेडीयू और इस तरह की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां एक दलित को स्पीकर बनाने के लिए आगे आती हैं या नहीं। तीसरी बात कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी जैसे बीजू जनता दल अब खुल के कह चुके हैं, सामने आके कह चुके हैं कि हम जो है वो सरकार का साथ नहीं देंगे। अब इस लायक बचे भी नहीं, अब उनके पास एमपी ही नहीं है, तो सीधा असर तो कोई उनका नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष में चीजें जुड़ रही हैं। चौथी बात ये कि अभी अगर मान लीजिए इस चुनाव में डी सुरेश किसी तरह से जीत जाते हैं, क्योंकि यहां पर ईवीएम नहीं होती, तो यह समझिए कि संसद की शुरुआत ही कमाल की हो जाएगी। और अगर हार भी जाते हैं तो वोट तो उनको ठीक ठाक मिलने हैं। अब 234 वोट है इंडिया के पास, अगर उनको 240 वोट भी मिल जाते हैं, इसका मतलब यह होगा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नहीं है, उसके अंदर अभी दरार है। तो यह मजेदार होने वाला है। अब स्पीकर के लिए चुनाव हुआ है तो निश्चित तौर पर डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा। और संसद की शुरुआत यह बता रही है कि आगे हमें कोई सहमति नहीं दिखने वाली है, हंगामे ही हंगामे दिखने वाले हैं। और एक बार ओम बिरला जी अगर बन जाते हैं तो कांग्रेस को खतरा नहीं है, समाजवादी पार्टी को खतरा नहीं है, आरजेडी को खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा एनडीए की अपनी पार्टीज को है। अगर उनके सांसद दल बदल करेंगे तो अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो अपने हिसाब से चलाएगी। और जितना आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को और मैं समझता हूं, उनकी प्लानिंग यही होगी कि अगले 6 महीने, साल भर में कैसे भी तोड़ फोड़ करके 242 को 272 कर लिया जाए, अपना पूर्ण बहुमत कर लिया जाए, ताकि अपने हिसाब से जो चाहा जाए वो किया जाए। मजेदार बात यह है कि जेडीयू भी इस बात को समझता होगा, टीडीपी भी इस बात को समझती होगी। शायद उनको लगता हो कि हमारे साथ ये नहीं होगा, शायद उनको लगता हो कि हमें बख्श दिया जाएगा, लेकिन इतिहास ये बताता है कि मोदी जी ने कभी किसी को बख्शा नहीं है। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिस नवीन पटनायक ने बिल्कुल आंख मूंद के साथ दिया, हर मुद्दे पर उनके एमपीज ने वोट दिया इस सरकार को, उनको भी बर्बाद करते कोई खास समय नहीं लगा। जिस रेड्डी ने, आंध्रा के रेड्डी ने पूरी तरह से साथ दिया, हर मामले में वो वोट करते रहे भाजपा सरकार के पक्ष में, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी बर्बाद करके टीडीपी के साथ चले गए। तो आगे वो क्या करेंगे और जब करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन स्पीकर का चुनाव करके मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सहमति से सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है, बहुमत उनके पास है नहीं।
अभी तो बात विपक्षी दलों की हो रही है, अंदर की बात भी आज नहीं तो कल आएगी, और जब आएगी तो जो होगा वो बाकी किसी के लिए ठीक हो या ना हो, देश के लिए तो कम से कम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और जब आएगा तो क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इस बात को कहा जाना चाहिए कि स्पीकर का चुनाव करा के मोदी जी ने संसद की जो परंपराएं हैं उनका एक तरह से अपमान किया है। आप इमरजेंसी की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोकतंत्र में परंपराएं भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और एक एक परंपरा एक एक करके, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का हो चाहे स्पीकर का हो। इसके पहले आप जानते हैं संख्या ना होने के कारण विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया गया। ये सरकार चलाने का जो तरीका है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तानाशाही का तरीका है। ये तो इस देश की जनता ने ऐसा किया कि 272 300 नहीं दिया, इसलिए थोड़ा कम मौका है, थोड़ा डर डर के, थोड़ा बच बच के चला जा रहा है। लेकिन नीयत क्या है वो तो इस निर्णय से बिल्कुल साफ समझ आ रही है। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात करते हैं, करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।